नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की। वहां जिस तरीके से जो बाइडेन जो डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट है उनकी जीत हुई है, लेकिन अभी भी रिपब्लिकन पार्टी के जो मौजूदा प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने हार नहीं मानी है। ऐसे में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है, लेकिन बड़े सवाल खड़े हो गए हैं कि जो बाइडेन की जीत का मतलब क्या है अमेरिका के लिए और साथ ही साथ पूरी दुनिया के लिए। इस पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है पत्रकारिता को नए सिरे से स्थापित करने की। इसमें हमें आपके मदद की जरूरत है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर आप सत्य हिंदी सदस्यता अभियान के साथ जुड़े, हमें आर्थिक भुगतान करें, आर्थिक मदद करें, आर्थिक सहायता करें। न केवल सत्य हिंदी के लिए एक बड़ी मदद होगी, बल्कि पत्रकारिता के लिए भी एक बड़ी मदद होगी, क्योंकि आज के जमाने में जैसा कि आप जानते हैं पत्रकारिता बहुत मुश्किल काम हो गया है, सच कहना तो और भी मुश्किल काम। ऐसे में इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को अगर आप मदद करेंगे आर्थिक तौर पर भी, तो ये बड़ी मदद होगी। और अब बातचीत करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की। जैसा कि मैंने पहले कहा था, जो बाइडेन जीत गए हैं, लेकिन ट्रंप क्या पूरी तरीके से हार गए हैं? क्या ट्रंप के जो समर्थक हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं? और क्या आने वाले समय में उनका वजूद खत्म हो जाएगा? ये कुछ ऐसे सवाल है, क्योंकि ट्रंप का जो राष्ट्रपति काल का जो टर्म था वो अपने आप में न केवल बहुत विवादास्पद था, बल्कि उसने दुनिया के लिए बड़े खतरनाक संकेत भी दिए थे। और जिस तरीके से ट्रंप हारने के बाद भी इस वक्त बर्ताव कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, उससे भी कई खतरनाक सवाल खड़े हो रहे हैं। और अमेरिका में लेकर इस पर बहुत गहरी चर्चा हो रही, बहुत गहरी विवेचना हो रही है कि किस तरीके से जो बाइडेन को आने वाले समय में काम करना पड़ेगा, काम करना चाहिए। लेकिन क्या इस हार से, ट्रंप की हार से भारत के लिए भी कुछ संकेत हैं? क्या दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी कुछ संकेत हैं? इन तमाम मसलों बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं हिंदुस्तान के जाने माने इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल यह है कि आप तो लंबे समय तक, पिछले कोरोना के समय में जब कोरोना था तो अमेरिका में 3-4 महीने तक रहे। उस दौरान आपने चुनाव को बहुत करीब से देखा और बहुत करीब से समझा। एक इंटेलेक्चुअल के अलावा भी क्या आप जो बाइडेन की जीत से हैरान हैं? नहीं, मैं हैरान नहीं हूँ आशुतोष। जो बाइडेन की जीत, जो माहौल में उस समय वहां देख रहा था अमेरिका में, उसे देखते हुए सर्वथा अपेक्षित है। लेकिन जिस चीज से मैं थोड़ा सा हैरान हूं, बल्कि शायद उसमें भी हैरानी की बात नहीं है, कि ट्रंप हारे हैं, लेकिन बहुत बुरी तरह नहीं हारे हैं। आप अमेरिका का सिस्टम जानते हैं कि वहां किसी स्टेट में अगर थोड़ा भी पॉपुलर वोट आपको ज्यादा मिल जाता है तो सारा इलेक्टोरल कॉलेज आपके हाथ में आ जाता है जी। और इसलिए ऐसा लगता है कि मिसाल के तौर पर नवादा जीत गए, पेंसिल्वेनिया जीत गए, क्या जीत गए। लेकिन अगर पॉपुलर वोट को देखें तो ट्रंप जो बाइडेन से बहुत पीछे नहीं है। ट्रंप को लगभग 7 करोड़ पॉपुलर वोट मिल चुके हैं और ये चिंता की बात है। हैरानी की कम और ये चिंता की बात ज्यादा है, क्योंकि जैसा आपने अपने शुरुआती रिमार्क्स में कहा, ट्रंप केवल एक और कैंडिडेट नहीं है। ऐसा नहीं कि एक और कैंडिडेट रिपब्लिकन पार्टी के जो हार गए। ट्रंप अपने आप में एक फिनोमिनन है। और जैसा कि बर्नी सैंडर्स लगातार कहते रहे हैं कि ये चुनाव रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के बीच में नहीं है, ये चुनाव ट्रंप और डेमोक्रेसी के बीच में है। और ये बिल्कुल सही बात है बर्नी सैंडर्स की। और इसलिए ट्रंप का जो पूरा रवैया है, जो कन्वेंशंस और नॉर्म्स के प्रति उनके मन में एक अवहेलना का भाव है कि चाहे जो हो जाए मैं तो नहीं जीतूंगा, और जहां मुझे वोट मिल रहे हैं वहां तो काउंटिंग जारी रहनी चाहिए, जहां मेरे खिलाफ वोट जा रहे हैं वहां काउंटिंग रोक देनी चाहिए। ये जो एक, जिसको हमारे यहाँ, आप जानते हैं शब्द को, हमारे यहाँ एक शब्द चलता है रोमंटा। समझते हैं ना, कोई खेल मैं और आप खेल रहे हो और मैं हारने लगूं तो बजाय तो ट्रंप की ये जो रोमंटाई है, ये असल में चिंता की बात इसलिए हो गई है कि उसको अमेरिका के एक बड़े हिस्से का समर्थन प्राप्त है। ये चिंता की बात। और मेरी समझ से जो बाइडेन के लिए या किसी भी, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी में हो या ना हो, किसी भी समझदार अमेरिकन के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये जो समाज में ट्रंपवाद फैला है, इसको कंटेन कैसे किया जाए। बिल्कुल। लेकिन एक चीज आपने कहा कि 7 करोड़ वोट ट्रंप को मिले हैं, लेकिन एक दूसरा पक्ष ये भी है कि जो बाइडेन को अमेरिका के इतिहास में राष्ट्रपति पद के लिए सबसे ज्यादा वोट अभी मिले हैं।
और सारा रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया एक तरीके से। और जो बाइडेन को शुरू में कमजोर कैंडिडेट माना जा रहा, तो कोई करिश्माई व्यक्तित्व तो नहीं हो, तीसरी बार चुनाव लड़ रहे थे, तो ये क्या दर्शाता है? देखिए, जो बाइडेन की जीत में बहुत बड़ा योगदान बर्नी की मैच्योरिटी का है। आप जानते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी के नॉमिनेशन में बर्नी शुरुआती दौर में काफी आगे थे, लेकिन जो डेमोक्रेटिक पार्टी का अपना एस्टेब्लिशमेंट है, उसे बर्नी के आगे बढ़ने से असुविधा होने लगी। और सच यह है कि बराक ओबामा ने निजी तौर से हस्तक्षेप करके डेमोक्रेट डेलीगेट्स को प्रभावित करके जो बाइडेन को आगे बढ़ाया। बर्नी ने परिपक्वता ये दिखाई कि इस पर नाराज होकर बैठ जाने की बजाय उन्होंने उत्साहपूर्वक जो बाइडेन को एंडोर्स किया और अपने समर्थकों को, जिसमें नौजवानों की तादाद बहुत ज्यादा है। मैं आपको एक चीज बताऊं आशुतोष, एक जस्ट बाय द वे कमेंट के तौर पर, कई बार पॉलिटिक्स में ये जो एक मैथोलॉजी शुरू होती है कि नौजवान से नौजवान रिलेट करेगा, नौजवान की बात समझेगा। बर्नी लगभग 80 वर्ष के, और इस समय अगर अमेरिका के नौजवानों का कोई हीरो है, तो एक तरफ तो ट्रंप हीरो है लोगों के, नौजवानों में ट्रंप के भी समर्थक काफी हैं, लेकिन जो एक बड़ी तादाद नौजवानों की है वो बर्नी के साथ है। और ये तादाद बर्नी ने परिपक्वता दिखाई और खुलकर एंडोर्स किया बाइडेन को, और अपने समर्थकों से कहा कि बड़ी तादाद में निकलिए घर से, चाहे बैलेट पोस्टल बैलेट इस्तेमाल कीजिए, लेकिन वोट दीजिए। तो ये जो संख्या बहुत बढ़ी है वोटर्स की, और बाइडेन को मिले हैं वोट। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बाइडेन असल में बिल्कुल कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी नहीं है, बहुत सुस्त जैसे दिखते हैं, इसीलिए ट्रंप ने उनको मजाक के तौर पर और अपमान के तौर पर स्लीपी जो कहना शुरू किया था। वो ट्रंप तो आप जानते हैं ट्रंप है, वो बर्नी को क्रेजी बर्नी और इनको स्लीपी जो। तो ये क्रेजी बर्नी का कमाल है कि स्लीपी जो को इतने वोट मिले। बट एक चीज और है जो दिलचस्प बात, वो ये है कि कमला हैरिस उनके साथ एक समय में, जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति एक ऐसा आदमी है जो दरअसल अगर कहें ईमानदारी के साथ तो रेसिस्ट है, जो अमेरिकन व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट का एक तरीके से सपोर्टर है, और उनके एक तरीके से छुपे हुए प्रतिनिधि के तौर पर काम करते हैं। तो उनके पहले बराक ओबामा राष्ट्रपति बनते हैं, और उसके बाद कमला हैरिस जो कलर्ड है, भारतीय है, और एक तरीके से कहें कि जो एक आइडियल कैंपेन ट्रंप ने किया, उसमें कमला हैरिस पर ज्यादा अटैक किया और एक तरीके से बताने की कोशिश की कि व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कि देखिए कलर्ड बनने वाला है। तो ऐसे में जब जो बाइडेन की जो जीत है कमला हैरिस के साथ, वो ये भी दर्शाता है कि अमेरिका दरअसल शायद नए बदलाव के लिए तैयार है, संघर्ष है। इसमें मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूंगा, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है जी। और जाहिर है कि ट्रंप की जो व्हाइट सुप्रीमेसी की सोच है, जो उनका रेसिज्म है, उसने अमेरिका के तमाम समझदार लोगों को चिंतित तो किया ही है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि बर्नी सैंडर्स, उन्होंने बावजूद इसके कि वो नॉमिनेशन नहीं ले पाए, लेकिन पूरी तरह खुलकर एंडोर्स किया बाइडेन को। और भी तमाम लोगों को ये चिंता थी कि जिस तरह ट्रंप चल रहे हैं, वो अमेरिका का जो अपना एक एग्जिस्टेंस है उसी को खतरे में डाल देने वाला है। यानी ट्रंप जब ये कहते हैं कि अमेरिका अमेरिकन अमेरिका अमेरिकन, तो सुविधा पूर्वक ये भूल जाते हैं कि स्वयं उनकी पत्नी जो है वो उस तरह से जन्म से अमेरिकन नहीं है, वो भी पूर्वी यूरोप की हैं, और ट्रंप से विवाह करके वो मतलब पहले ही अमेरिकन सिटीजन बन गई थी, लेकिन ट्रंप से उन्होंने विवाह किया, वो है पूर्वी यूरोप की। असल में आशुतोष, मैं आपको याद दिलाऊं कि पिछले चुनाव के बाद क्या नाम है उनका, फ्रैंक थॉमस वहां के एक महत्वपूर्ण जर्नलिस्ट हैं, और उनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब है लिसन लिबरल, 2016 के चुनाव के बाद लिखी गई थी जी। और वो पुस्तक जो है डेमोक्रेटिक पार्टी के एस्टेब्लिशमेंट को और डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थकों को संबोधित किताब है। उसमें उन्होंने बताया कि ट्रंप के जीतने का कारण रेसिज्म नहीं है, ट्रंप का प्लेटफॉर्म रेसिस्ट है, लेकिन उनके जीतने का कारण रेसिज्म नहीं है। उनके जीतने का कारण ये है कि आप अपनी अपर मिडिल क्लास एलिटिस्ट पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेटिक पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट को संबोधित करते उन्होंने कहा, आप ब्लू कॉलर वर्कर को पूरी तरह भूल गए। आपको सारी की सारी पॉलिटिक्स रेस, एथनिसिटी, जेंडर के आसपास घूमती नजर आती है। जो लेबर की पॉलिटिक्स है, इकोनॉमी की पॉलिटिक्स, उसको आप एड्रेस नहीं कर पा रहे। ये कैपिटलिज्म का एक स्वाभाविक लॉजिक है कि जहां कम पैसों में ज्यादा काम होगा, कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन वहां होगा। इस तर्क से अमेरिकन कंपनियां
अपने प्रोड्यूस जो है वो वियतनाम में बनवा रही हैं, चीन में बनवा रही हैं, थाईलैंड में बनवा रही हैं। अपने जो वो इंटेलेक्चुअल सर्विसेज हैं वो भारत में आउटसोर्स कर रही हैं। ट्रंप उसको इस तरह पेश कर रहे हैं कि ये पीले और ब्राउन लोग गोरे लोगों के जॉब खींच रहे हैं, गोरे लोगों के जॉब छीन ले रहे हैं, जो मैनुअल जॉब्स हैं वो हिस्पैनिक छीन ले रहे हैं। तो फ्रैंक टॉमस ने आर्ग्यू किया है, और बिल्कुल सही आर्ग्यू किया है, कि आपने व्हाइट ब्लू कॉलर वर्कर के कंसर्न्स को एड्रेस ही नहीं किया। ट्रंप ने उनको एड्रेस किया एक परवर्टेड रूप में। ट्रंप ने उनको रेसिज्म के फ्रेमवर्क में एड्रेस किया कि ये काले पीले लोग आपकी मतलब नौकरियां और आपकी आजीविका ले जा रहे हैं, बट यू नेवर इवन बॉदर टू एड्रेस दैट। खुशी की बात यह है कि धीरे धीरे, पूरी तरह नहीं, मैं बताऊंगा क्यों कह रहा हूं पूरी तरह नहीं जी, लेकिन किसी हद तक डेमोक्रेटिक पार्टी के एस्टेब्लिशमेंट ने इस बात को समझा, और इसलिए ये जो रेसिज्म है इसको कंटेन करने की कोशिश की। समझने की बात ये आज तो उसके, देखिए इस तरह की चीजें हर समाज में होती हैं, और मैं ये बात हमेशा कहता हूं, चाहे अमेरिका के संदर्भ में, चाहे तुर्की के, चाहे भारत के, रिप्रेजेंटेटिव और लीडर में फर्क होता है। हम सब में बेसर इंस्टिंक्ट्स होती हैं, हम सब में एक तरह की तुच्छ संस्कार होते हैं, घटिया चीजें हम सबके दिमाग में होती हैं। हमारा नेता या हमें सिखाने वाला वो होता है जो उन बेसर इंस्टिंक्ट से हमें दूर करके हमारे नोबल सेंटिमेंट्स को अपील करे। जी जी, राइट। जी जी, हर बच्चा स्वार्थी होता है, हर बच्चा स्वार्थी होता है। परिवार, स्कूल, समाज उसको सिखाता है कि भैया सारी दुनिया केवल तेरे लिए नहीं बनी है। मनुष्य जो है वो सोशलाइजेशन के जरिए सामाजिक बनता है, स्वार्थ से ऊपर उठना सीखता है। असल में ट्रंप जैसे लोग करते ये हैं कि वो हमारी आपकी बेसर इंस्टिंक्ट्स को अपील करते हैं, बजाय इसके कि वो गोरे अमेरिकन को ये समझाएं, वाइट अमेरिकन को, कि भाई ये कैपिटलिज्म का लॉजिक है, हमें कैपिटलिज्म के सिस्टम को थोड़ा चेंज करना होगा, हमें टैक्सेशन को चेंज करना होगा। वो सीधा सा ये समझा देते हैं कि ये जो टैक्सी ड्राइवर पाकिस्तान से आया है, या ये जो ग्रोसरी वाला हिंदुस्तान से आया है, या ये जो मजदूर मेक्सिको से आया है, ये विलेन है, इसको मारो। और ये बात लोगों को समझ में आ जाती है बेसर इंस्टिंक्ट की। आप, हमारे देश में भी तो यही हो रहा है भाई साहब। जी जी, आप अभी बात कर रहे हैं, अभी कल चुनाव खत्म हुआ है बिहार में, तो वहां क्या शुरू हो गया था फिर, जो लोग भारत माता की जय नहीं बोलते उन्हें वोट मत दो, जो लोग जय श्री राम नहीं बोलते वोट मत दो। जबकि इशू वहां, तेजस्वी यादव का नारा याद करें तो इशू वहां था दवाई, कमाई, पढ़ाई। बिल्कुल। तो उसको आप एड्रेस नहीं करेंगे, आप इस तरह के इशूज पर लाएंगे चीजों को। तो ट्रंप ने 2016 में ये किया, डेमोक्रेटिक पार्टी उसको समझ नहीं पाई, डेमोक्रेटिक पार्टी पूरी तरह आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के फेर में रही। इस बात को सौभाग्य से लोगों ने समझा, और मैं इसमें आपसे फिर से कहूंगा आशुतोष, इसमें बर्नी के प्रेशर का बहुत बड़ा योगदान था। जी, बर्नी इस बात को लगातार कहते रहे कि ये टैक्सेशन सिस्टम बेतुका है, जिसमें करोड़पति कम टैक्स देता है, एक छोटा जो है कर्मचारी या दुकानदार वो ज्यादा टैक्स देता है। जिसमें मैंने आपसे एक बातचीत में पिछली बार कहा था, अमेरिकन सिकनेस, जी, यानी वहां जो है हेल्थ केयर आपका राइट नहीं है, वो एक कमोडिटी है जो आपको खरीदनी है। तो अगर आप गरीब हैं तो आप बीमार पड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। कोविड के कारण अमेरिका में जो मौतें हुई हैं वो एज सच कोविड के कारण नहीं हुई हैं, इस बात को समझिए आप। वो इस कारण हुई हैं कि मेडिकल अटेंशन आम लोगों की पहुंच के बाहर है, बाहर हो गया, और वेंटिलेटर नहीं है उपलब्ध, और ट्रंप जैसे लोग वेंटिलेटर बनने नहीं दे रहे, उनको कोई चिंता नहीं है। वो कह रहे हैं कि कोविड तो डेमोक्रेटिक तमाशा है, कोविड तो चीन ने भेज दिया है। तो ये सब चीजें मिला जुला करके अगर आप देखेंगे तो ये बात समझ में आएगी कि ट्रंप और कमला हैरिस की जीत व्हाइट सुप्रीमेसी के ऊपर तो जीत है ही, लेकिन वो समाज में या राजनीति में बुनियादी मुद्दों की वापसी का भी संकेत है। ये जो इतना, मेरे लिए ये जो का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण संदेश यही है। ये जो इतना पोलराइज्ड है अमेरिका तो इतना पोलराइज्ड कभी नहीं था, या शायद पहली बार इतना दिख के सामने आया है। तो क्या डेमोक्रेट्स जिन इश्यूज को एड्रेस कर रहे हैं, क्या वो एड्रेस कर भी पाएंगे या नहीं एड्रेस कर पाएंगे, या अमेरिका बुनियादी तौर पर पूरी तरीके से बदलेगा? जैसे आज की तारीख में मैं भी न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ रहा था, तो उसमें एक डिबेट इस बात को लेकर यह है कि जो बाइडेन जो है बहुत रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन
के लिए तैयार अगर नहीं होंगे तो उनको दिक्कत होने वाली, क्योंकि वो स्वभाव से माने जाते हो, कंप्रोमाइज करते हैं, इंक्रीमेंटल चेंजेस के इसके साथ कहते हैं। आज की तारीख में अमेरिका में स्ट्रक्चरल चेंजेस करने की जरूरत, ये एक तबका है जो बड़ी मजबूती के साथ कहता है। सवाल है कि जो बाइडन ट्रंप की लेगेसी के साथ क्या अमेरिका के जो पोलराइज सोसाइटी है उसको साथ लेके चल पाएंगे, या अमेरिका वाकई में आगे चल के गृह युद्ध की स्थिति में पहुंच जाएगा? देखिए, ये बहुत सही आपने बात कही है। ये अमेरिका के लिए एक बड़ा डिसाइसिव मूवमेंट है, और जो बात आप कह रहे हैं उसकी एक मिसाल जो लोगों में असंतोष है। सर मैं आपको माफ करें, रोक रहा हूं 32 सेकंड के लिए। मैं आपको पॉल क्रुगमैन का एक आर्टिकल है जिसमें उन्होंने कहा अमेरिका हैज बिकम अ फेल्ड स्टेट, मतलब अमेरिका अपने आप में एक असफल देश हो चुका है। जो कभी पाकिस्तान के बारे में कहा जाता था या अफ्रीका के देशों के बारे में कहा जाता था, नोबेल लॉरिएट, इतना बड़ा नोबेल लॉरिएट इकोनॉमिस्ट कह रहा है कि अमेरिका एक फेल्ड स्टेट हो गया है। जी, मैं अब आप देखिए, ऐसा है कि एक सर्वेक्षण के मुताबिक 72% अमेरिकन ये चाहते हैं कि हेल्थ केयर अब प्राइवेट बिजनेस नहीं बल्कि सोशल राइट होना चाहिए। यानी जैसे मान लीजिए यूरोप के देशों में है, या सिद्धांततः हमारे यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी बड़े पैमाने पर सरकारी नेटवर्क है अस्पतालों का, डिस्पेंसरीज का। तो अमेरिका में 72% लोग ये चाहते हैं, जाहिर है कि ये सबक उन्होंने कोरोना से सीखा है, कोविड से सीखा है। 72% लोग ये चाहते हैं कि हेल्थ केयर शुड बी अ सोशल राइट, अ पर्सनल राइट, नॉट अ बिजनेस। वो जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री और हेल्थ इंडस्ट्री के बीच का नेक्सस है वो टूटना चाहिए। मजेदार बात यह है कि ट्रंप के प्लेटफॉर्म में तो इसके होने का सवाल ही नहीं था, बाइडेन के प्लेटफॉर्म में भी ये बात नहीं है। बाइडेन के प्रोग्राम में ये बात नहीं है कि हेल्थ को एक सोशल फैसिलिटी में बदला जाएगा बजाय एक कमोडिटी के, जो बात आप कह रहे हैं। और इसी तरह की बातों के कारण क्रुगमैन जैसे लोग ये कहने को मजबूर हैं कि अमेरिका हैज बिकम अ फेल्ड स्टेट। या बहुत पहले जैसा नोम चॉम्स्की ने एक बार कहा था कि अमेरिका में ले देकर के पार्टी एक ही है और वो है कॉर्पोरेट पार्टी। उसके दो फ्रंट हैं, एक का नाम है डेमोक्रेटिक और एक का नाम है रिपब्लिकन। पार्टी एक ही है, पार्टी एक ही है। तो ये बात बड़ी हद तक सच है। अब लेकिन इस समय जो स्थिति है, मुझे लगता है कि बाइडेन को सबक सीखने होंगे, और डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर से और डेमोक्रेटिक पार्टी का जो सपोर्ट बेस है वहां से भी उनको सबक सीखने होंगे। और कुल मिलाकर के व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं कि रेडिकल चेंज की बात करने से तो बात बिगड़ेगी, करना तो इंक्रीमेंटल चेंज ही होगा। क्योंकि अमेरिका का जिस तरह का सिस्टम है उसमें रेडिकल चेंज की बात करने का मतलब होगा सीधे सीधे ट्रबल को इन्वाइट करना। अभी तक का जो पिछले एक दिन, मतलब आज ही एक तरह से वो डिक्लेयर हुए हैं कुछ घंटे पहले, 24 घंटे पहले लगभग, उसके बाद से बाइडेन की जो लैंग्वेज है वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लग रही है। वो बहुत संतुलित लैंग्वेज है, वो एक बैलेंस की और एक तरह के रिकंसिलिएशन की खोज की लैंग्वेज है, कन्फ्रंटेशन को पीछे छोड़ने की लैंग्वेज है। जो प्रायोरिटी उन्होंने अपनी लिस्ट की है, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि हम साइंस को वापस लाएंगे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में। बिल्कुल, क्योंकि ट्रंप साहब और उनके समर्थक तो मतलब आपको पता ही है कि मुंह पे मास्क बांधना गॉड की शान में अपराध था। चर्च वाले लोग जो है वो कोर्ट में जा रहे थे कि साहब क्यों हमें नहीं मिलने दे रहे। जैसे अपने यहाँ भी कुछ लोग उदय ठाकरे पर दबाव डाल रहे थे कि मंदिर खोलिए आप, कोरोना के दौर में मंदिर क्यों नहीं खोल रहे आप। तो वहां इसमें काफी दिलचस्प समानताएं अमेरिका और भारत में इस समय हैं आशुतोष जी। तो बाइडेन का यह कहना कि साइंस विल बी देयर, और पहली प्रायोरिटी हमारी जो है वो कोविड से निपटने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने की है। फिर उन्होंने ये कहा है कि जिस पेरिस एग्रीमेंट से, पेरिस कन्वेंशन से ट्रंप ने विड्रॉ कर लिया है हम उसको रीज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये जो ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज का इशू है ये ट्रंप साहब के हिसाब से तो र्यूमर था, क्योंकि न्यूयॉर्क में तो बर्फ अभी भी पड़ती है। ट्रंप साहब के ज्ञान का स्तर तो ये था ना कि न्यूयॉर्क में बर्फ अभी भी पड़ती है, तो काय का क्लाइमेट चेंज। हमारे यहाँ भी 1986 में ये इंटरनेट वगैरह आ गया था, हम डाउनलोड करके फोटो भेज देते थे। हाँ, तो ज्ञान दोनों जगह बराबर है। और आपके हाथ पैरों में अगर दर्द होने लगा है तो ऐसा नहीं है कि क्लाइमेट बदल गया है, बल्कि आपकी हड्डियां कमजोर हो गई, बुढ़ापा आ गया है। अगर ठंड लग रही तो बुढ़ापा आ गया।
हाँ, और अगर दिल्ली में मैं सुबह इस समय घर से नहीं निकल पाता, सांस लेने में मुझे दिक्कत होती है, तो उसका कारण ये नहीं है कि दिल्ली में प्रदूषण है, उसका कारण ये है कि मेरा जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम मेरा खराब है। खराब हो गया। तो पुरुषोत्तम जी मैं वो बात मैं कह रहा था, जी 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 एक जी मिनट आंसू, जो हाँ मैं कह बिल्कुल रहा हूँ, बिल्कुल प्लीज प्लीज। तो मुझे लगता है कि अभी तक बाइडेन वो बैलेंस खोजने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर चल रहे हैं, जो अमेरिका या किसी भी ऐसे समाज में जो एक कन्फ्रंटेशन की हालत में पहुंच चुका हो, जिसको अमेरिका के ही लोग फेल्ड स्टेट के रूप में देखने लगे हों, वहां जिस तरह के बैलेंस की, जिस तरह के डेलिकेट हैंडलिंग की जरूरत है, आई होप कि बाइडेन वो कर पाएंगे। अभी तक के जो उनकी जो स्पीच आई है, जो उन्होंने प्रेसिडेंट इलेक्ट के तौर पर जो स्पीच दी है, जो बयान दिया, उससे तो ये झलकता है। क्या आपको ये नहीं लगता कमला हैरिस के चुने जाने पर रेसिज्म और उभर के सामने आ सकता है, क्योंकि बराक ओबामा नहीं, के वो तो समय में आएगा। देखिए, कमला हैरिस का चुना जाना उस संघर्ष का एक सूचक है जिससे आम अमेरिकन मुंह चुराता है। आम अमेरिकन ये मानने में बड़ा प्रसन्न होता है कि साहब हम तो रेसिस्ट नहीं है, हमारे यहाँ तो रेसिज्म 1967 में सदा के लिए खत्म हो गया। वो जो कानून बन गए उस समय और कैलिफोर्निया राइट्स के बाद हमारे यहाँ कोई रेसिज्म बचा नहीं है। वास्तविकता ये है आशुतोष कि जैसा आप जानते हैं कि मैं रहा इस बार लंबे अरसे में लगभग हर साल यूएसए जाता हूँ, और इस बार थोड़ा लंबे अरसे रहा, वरना 15-20 दिन महीने भर तो मैं हर साल वहां दोस्तों के साथ या इस तरह बिताता हूँ। तो रेसिज्म है, ऐसा नहीं है कि रेसिज्म खत्म हो गया है, रेसिज्म अभी भी है और वो दिखता है। आप थोड़े से अगर सावधानी से चीजों को ऑब्जर्व करें तो रेसिज्म रोजमर्रा के व्यवहार में दिखता है, लेकिन फिर भी उसे कंट्रोल करने की इंस्टीट्यूशनल कोशिशें भी बहुत। यानी अमेरिका में कोई भी एम्प्लॉयर इस बात से डरता है कि उस पर रेसिज्म का आरोप लगाया जा सकता है, लोग चिंतित रहते हैं, इस बात का ध्यान रखा जाता है। ऐसी स्थिति में कमला हैरिस का चुना जाना और बाइडेन द्वारा उनको अपना रनिंग मेट चुनना, ये दोनों चीजें सिग्निफिकेंट थी। बाइडेन का ये चुनाव बहुत सिग्निफिकेंट था और कमला हैरिस का चुना जाना एक तरह से ये दिखाता है कि अमेरिका में अब एक बहुत बड़ा तबका है, एक बहुत मुखर तबका है, जो जिसको अमेरिकन लोग अपने गर्व के साथ फाउंडिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं, डेमोक्रेसी, उसको रीअसर्ट करना चाहता है। रीअसर्ट का अब जो ट्रंप की हार है, क्या भारत के लिए उसमें कुछ संदेश है? क्योंकि भारत में अगर आपने भी थोड़ी देर पहले इस बात का इशारा किया कि उसी तरीके से पोलराइजिंग एटमॉस्फेयर है, उसी तरीके से दबे छुपे नहीं बल्कि क्या खुलकर एक तरीके का यहाँ भी नस्लवाद है अपने तरफ पे, उसका नाम अलग है, यहाँ पे उसको सांप्रदायवाद कुछ भी कहते हैं, बट एक तरीके का नस्लवाद है। और यहाँ भी इंटरनल एनिमीज की बात होती है कि ये लोग तो देश के दुश्मन है, भारत माता की जय वाली बात करते हैं। तो ट्रंप की हार और ट्रंप को हराने के लिए जिस तरीके से अमेरिकन निकले, क्या उसका भारत के संदर्भ में कोई संकेत है क्या? डेफिनेटली है आशुतोष, डेफिनेटली है। और मैं आपसे फिर से कहूं, आप तो खैर बाकायदा प्रोफेशनली उन चीजों को देख रहे हैं, मैं तो केवल एक अखबार पढ़ने वाले या खबरें देखने सुनने वाले व्यक्ति के तौर पर बिहार के चुनाव के एग्जिट पोल्स जो बता रहे हैं, अगर वैसा सचमुच होता है तो फिर ये माना जाएगा कि कम से कम एक प्रांत ने, एक प्रदेश ने, और वहां जो नेता हैं, चाहे वो आरजेडी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे वामपंथी पार्टियों के हों, उन्होंने सबक सीखा है और उन्होंने समझदारी से काम लिया है। आप देखें, सारे प्रोवोकेशन के बावजूद तेजस्वी यादव ने अपना कैंपेन नहीं छोड़ा। उन्होंने जो कम्युनल और कास्टिस्ट किस्म की अपील्स थी उन पर रेस्पॉन्ड तक नहीं किया। वो लगातार जो बेसिक इशूज हैं, जो किसी भी डेमोक्रेसीज में इशूज होते हैं, गवर्नेंस के, सरकार की अकाउंटेबिलिटी के, जिसको उन्होंने ये 3 शब्दों में रखा, पढ़ाई कमाई दवाई, वो उस पर अड़े रहे। और अगर उनको एंडोर्समेंट वैसा मिलता है जैसा कि एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं, तो हमें मानना होगा कि ये एक संदेश, चाहे आप इसको ट्रंप की हार का कहिए, चाहे बिहार के चुनाव का कहिए, ये एक संदेश है। ट्रंप की हार का जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश है और जिससे मुझे उम्मीद है कि भारत का एस्टेब्लिशमेंट अब सीखेगा, वो ये कि जब आप प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर हों तो उत्साह पर और जुबान पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए। आप ट्रंप के निजी तौर से बड़े भारी प्रशंसक हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, लेकिन ये दुनिया के इतिहास में, आधुनिक दुनिया के इतिहास में, जो थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे है,
संभवतः पिछले 50-60 साल में पहली बार हुआ है जी। कि एक बड़े देश का प्रधानमंत्री एक दूसरे बड़े देश के राष्ट्रपति के लिए वोट मांगे और बाकायदा नारा दिया है, अब की बार ट्रंप सरकार। ये बहुत एम्बैरेसिंग स्थिति है, उस समय भी एम्बैरेसिंग थी और विदेश मंत्री ने और विदेश मंत्रालय के एस्टेब्लिशमेंट ने इस पर लीपापोती करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक खलिश तो छोड़ेगा डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट के मन में और किसी भी सेंसिबल अमेरिकन के मन में। आप खुद सोचें, बराक ओबामा भारत आए और राहुल गांधी को एंडोर्स कर दें, जो बाइडेन भारत आए और नरेंद्र मोदी के किसी विरोधी को या जो भी प्रधानमंत्री हो उस समय उसके विरोधी को एंडोर्स कर दें एक पब्लिक रैली में, आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल। आप अमेरिका गए हुए हैं, आप निजी हैसियत से नहीं गए, आप भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत से गए और वो ह्यूस्टन में भारत वंशियों की रैली है। मैं ज्यादातर जो है वो जिसको कहिए कि अमेरिकन, वो अमेरिकन हैं जो इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन हैं जी, और उनके बीच में आप ट्रंप के लिए अगर कॉल देते हैं तो ट्रंप की हार से दो चीजें हैं। एक तो ये कि भारत में अपोजिशन को भी सीखना चाहिए और रूलिंग पार्टी को भी सीखना चाहिए कि जैसे आप रेसिज्म कहिए या एक्सक्लूसिनिस्ट पॉलिटिक्स कहिए, उसकी अपील की सीमाएं होती है। देखिए आशुतोष, भारत में इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट उतने मजबूत नहीं है जितने अमेरिका में। भारत में किसी टेलीविजन चैनल की ये मजाल नहीं हो सकती कि प्रधानमंत्री का भाषण बीच में रोक के ये बताने लगे कि ये क्या क्या गलत कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप जानती हैं अमेरिका में कल ही हुआ है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। राष्ट्रपति का भाषण बीच में रोक के एंकर बताने लगा कि बात राष्ट्रपति जी गलत कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बल्कि ये कहा कि झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, ये गलत। बिल्कुल, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है जो ये कह रहे हैं। वहां इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग, हमारे यहाँ उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। हालांकि जब नरेंद्र मोदी 2014 में चुनाव लड़ रहे थे तो हमारे बड़े बड़े टिप्पणीकारों को, प्रताप भानु मेहता, रामचंद्र गुहा और ना जाने किस किस को लग रहा था कि इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इतने मजबूत हैं कि कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमने पिछले 5-6 साल में देख लिया कि हमारे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट उतने मजबूत नहीं है। सही। इसलिए भारत के लिए सबक ये है कि हम अपने इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स को और अधिक मजबूत करें। जो लोग सचमुच जेन्युइन इश्यूज की पॉलिटिक्स करते हैं वो अपने आप को कंसोलिडेट करें और सत्ता में जो लोग बैठे हैं, चाहे वो वर्तमान सरकार हो चाहे किसी और दल की सरकार हो, वो दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की हरकतें ना करें। अब मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा। ट्रंप की हार के बाद से मोदी जी बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिशियन है, मैं उनको मानता हूं कि वो बहुत दिनों के बाद भारत में इतना स्मार्ट पॉलिटिशियन, उनकी विचारधारा से सहमत या ना हो, क्या वो अपना नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश करें? क्या वो संकेत को ग्रहण करेंगे? क्योंकि एक तरफ अगर बिहार भी हार जाते हैं, जिसकी पूरी संभावना है, तो बिहार और इधर ट्रंप, और ये कहते थे कि हम तो लड़के लेंगे अमेरिका और हंस के लेंगे बिहार, तो ना तो लड़के अमेरिका ले पाए और ना ही बिहार आने की संभावना है। तो मोदी जी के लिए व्यक्तिगत तौर पे क्या अपने नैरेटिव में बदलाव की कोशिश करेंगे या उसी रास्ते पे चलते रहेंगे? देखिए, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, नैरेटिव में बदलाव करने की कोशिश कर सकते हैं, करनी चाहिए जी, लेकिन मैं आपसे एक बात बार बार कहता हूँ, आपसे और सब मित्रों से, जब अडवाणी जी अपना वो अभियान चला रहे थे मंदिर वाला, जी, राजेंद्र माथुर ने एक संपादकीय लिखा था, फ्रंट पेज एडिटोरियल था, साइन एडिटोरियल। जी, आप पत्रकार हैं, आप इस चीज का मतलब जानते हैं कि संपादक जब फ्रंट पेज साइन एडिटोरियल लिखता है, उस एडिटोरियल का शीर्षक मैं कभी नहीं भूल सकता, और वो शीर्षक था शेर की सवारी के खतरे। और माथुर जी ने अडवाणी, और वो वाक्य भी मैं कभी नहीं भूल सकता जो उस एडिटोरियल में था, जो आखिरी वाक्य था कि संभवतः अडवाणी जी इस बात को नहीं जान रहे हैं कि जिन शक्तियों का उन्मोचन वे कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं जिन फोर्सेस को, वे यदि एक बार उन्मोचित हो गई तो स्वयं अडवाणी जी के काबू में नहीं गई। बस मैं आपके सवाल के जवाब में यही कह सकता हूँ, क्योंकि आप उन शक्तियों के उन्मोचन को वहां तक पहुंचा चुके हैं। अब अगर आप नैरेटिव बदलना भी चाहते हैं तो आपको बहुत सख्ती से, बहुत कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा, वरना वो फोर्सेस तो आपसे लगभग इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस हो चुके। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कि खतरनाक पुरुषोत्तम जी ने जो बात कही है वो न केवल अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सच है, बल्कि भारत के लिए और एक दुनिया के लिए भी एक बड़ा सच है कि आप उस शेर की सवारी मत करिए जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके हाथ से निकल सकता है।
लेकिन दुनिया बहुत गंभीरता के साथ अमेरिका के अंदर जो बदलाव हो रहे हैं, जो होते हुए दिख रहे हैं, उसकी तरफ देख रही है। और भारत जैसे देश जो लगभग उसी रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा है, उसको भी बहुत संकेत इससे मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अब हम बातचीत यहीं पर खत्म करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।